हेलो फ्रेंड्स, आज है मॉक टेस्ट नंबर 11 मॉक टेस्ट की वीडियोस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। ठीक है। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। ठीक है। जितने भी ये जो मॉक टेस्ट मैंने लाए हुए हैं और आगे भी मैं जो लाने वाला हूँ, तो ये सारे मैंने ऐसे फ्रेम किए हैं कि आपके जो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन, ठीक है, आपके जो टेरिटोरियल आर्मी का एग्ज़ाम है 18 जनवरी को, ठीक है, तो वो सारे यहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है। अभी भी जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपकमिंग वीडियोस में मिलेंगे आपको, अपकमिंग मॉक टेस्ट में लाऊंगा ताकि आपकी रिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आपको पता है पहली सेक्शन जनरल नॉलेज की है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू, जो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है ये किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? ऑप्शन है स्पोर्ट्स प्लेयर, स्पोर्ट्स कोचेस, क्रिकेट प्लेयर्स, अंपायर्स, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। तो याद रखना ये दिया जाता है स्पोर्ट्स कोचेस को, जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट किसको बोला जाता है? रेड प्लैनेट किसको बोला जाता है? फिर मार्स को बोला जाता है। ठीक है, मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच स्टेट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में। कहाँ पे है? असम में। बी इसका राइट ऑप्शन है। अंडर विच आर्टिकल कैन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड? जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप कौन से आर्टिकल के अंडर उसको अमेंड कर सकते हो, मतलब उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ऑप्शन है आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368, आर्टिकल 370। तो इसका राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 368, सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन, हु इज नोन एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? किसको जाना जाता है, किसको बोला जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? ठीक है। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजा राममोहन रॉय, बी आर अम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी। तो मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको बोला जाता है? राजा राममोहन रॉय। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वेन्ड अंडर द पैटर्न ऑफ किंग अशोका? जो किंग अशोका था, ठीक है, अशोक सम्राट था, उसने कौन सी वाली बुद्धिस्ट काउंसिल को क्या किया था? पैट्रोनाइज किया था। मतलब उसके टाइम पे कौन सी वाली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? ठीक है, याद रखना 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। तो पहली हुई थी किसके टाइम पे? अजात शत्रु के टाइम पे। दूसरी काल अशोका। तीसरी अशोका के टाइम पे। और चौथी हुई है कनिष्का के टाइम पे। ठीक है। ठीक है। तो जो किंग अशोका था उसके टाइम पे कौन सी वाली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है? तो ये थर्ड वाली। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रोड द फेमस बुक पंचतंत्रा? जो पंचतंत्रा करके एक फेमस बुक है उसको किसने लिखा है? ऑप्शन है कालिदास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास, भानाभट्टा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? विष्णु शर्मा, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर डू द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट? जो ईस्टर्न घाट हैं हमारे साउथ इंडिया के और वेस्टर्न घाट हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं? ठीक है, ऑप्शन है कार्डामम हिल, नीलगिरी हिल, पालनी हिल, अन्नमुडी हिल। तो याद रखना नीलगिरी इज नोन एज द जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ सॉइल कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से टाइप की जो मिट्टी है पाई जाती है, सॉइल पाई जाती है? ब्लैक सॉइल, अलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल। तो राइट आंसर है अलुवियल सॉइल। ठीक है, जो अलुवियल सॉइल है वो लार्जेस्ट एरिया कवर करती है इंडिया का। ठीक है। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर? कौन से ईयर में फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को कब ऐड किया गया, कौन से ईयर में ऐड किया गया? ठीक है, तो याद रखना ये आपका किया गया है, ऑप्शन है आपके पास 1950, 1972, 1976, 1978। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1976। ठीक है, किसके थ्रू? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, उसके थ्रू क्या किया गया? आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल में आती हैं? 51A आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है? 51A। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन द बैंक, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर हड़प्पन साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड? ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हड़प्पन साइट है वो कौन सी नदी के किनारे पे है, बसी हुई है? ठीक है,
तो ऑप्शन है इंदस, सतलुज, रावी, ब्यास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? रावी रिवर। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी, वो कौन थी? ठीक है, तो याद रखना ये एनी बसंत थी। ठीक है, कौन थी? एनी बसंत थी। और पहली इंडियन कौन थी? वो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये कौन से वाले ईयर में बनी थी? 1917 में। ठीक है, और ये जो सरोजनी नायडू है ये कब बनी थी? ये पहली इंडियन वुमेन थी। ठीक है, इंडियन ओरिजिन की वुमेन थी। ये कब बनी थी? 1925 वाले सेशन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज वेस्टेड इन होम। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की होती है वो किसके पास होती है? ठीक है, इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट किसके पास होती है? तो याद रखना ये होती है, ऑप्शन क्या है? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, जज। तो ये होती है गवर्नर के पास। जैसे एग्जीक्यूटिव पावर जो सेंटर की होती है वो किसके पास होती है? मतलब एग्जीक्यूटिव पहले जो स्टार्ट होता है सेंटर में, वो कहाँ से होता है? प्रेसिडेंट से होता है। वैसे ही सिमिलरली सेम वैसे ही एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है स्टेट की वो किसके पास होती है? गवर्नर के पास होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं जिसको, वाज इंट्रोड्यूस बाय विच गवर्नर जनरल? कौन से गवर्नर जनरल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है अमेजोन, नाइल, यांगत्से, मिसिसिपी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? नाइल। ठीक है, नाइल सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। विच लेयर ऑफ द एटमोसफियर कंटेन द ओजोन लेयर? ओजोन लेयर एटमोसफियर की कौन से वाली लेयर में पाई जाती है? ठीक है, आंसर है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर। तो राइट आंसर क्या है? स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। ठीक है, अपर। अगला क्वेश्चन क्या है? द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, वो कौन सी सिटी से पास करती है? ठीक है, पासिस थ्रू विच सिटी? तो ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, पटना, जयपुर, नागपुर। राइट आंसर क्या है? मिर्ज़ापुर। ठीक है, और ये 5 स्टेट से पास करती है। ठीक है, याद रखना 5 स्टेट से पास करती है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? जो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? ऑप्शन है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर। तो राइट आंसर है जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आपका जो अमेंडमेंट 42 है, ठीक है, 42 अमेंडमेंट जो है, 42nd अमेंडमेंट है, उसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय विच स्टेट? ठीक है, कौन सी स्टेट ने पहले अडॉप्ट किया था पंचायती राज सिस्टम? ऑप्शन है गुजरात, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर बी है, राजस्थान ने स्टार्ट किया था, राजस्थान की नागौर डिस्ट्रिक्ट, NAGOUR। ठीक है, क्या है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट 1959 में। ठीक है, 59 में सबसे पहले राजस्थान ने शुरू किया था। अब चलते हैं जनरल साइंस वाली सेक्शन पे। व्हाट इज़ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ? अर्थ की एस्केप वेलोसिटी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? याद रखना एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बी इसका राइट आंसर बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22। विच मिरर इज यूज बाय डेंटिस्ट टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द टीथ? ठीक है, तो कौन सा वाला मिरर यूज किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा टीथ की जो लार्ज इमेज देखने के लिए? ठीक है, तो याद रखना इसके लिए ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? कनकेव मिरर, कन्वेक्स, कनकेव, प्लेन मिरर, सिलेंड्रिकल मिरर। तो इसका राइट आंसर बनेगा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, डेंटिस्ट कौन सा वाला मिरर यूज़ करते हैं? कनकेव मिरर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? आपके ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग। तो राइट आंसर बी बनेगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है क्या? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम का कौन सा वाला आइसोटॉप यूज़ किया जाता है कहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर में। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें यूरेनियम का कौन सा वाला आइसोटॉप यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनियम 233, यूरेनियम 239। तो कौन सा वाला यूज़ किया जाता है, यूरेनियम 235, ठीक है, U235 भी बोलते हैं इसको। तो ए इसका राइट आंसर बनेगा। विच विटामिन इज सेंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ह्यूमन बॉडी में भी एक विटामिन बनता है, ठीक है, वो कौन सा वाला विटामिन है, ठीक है। हमारी बॉडी खुद से बना लेती है, कब, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो राइट आंसर बनेगा विटामिन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द हेरिडेटरी मटेरियल इन मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हेरिडेटरी मटेरियल कौन सा होता है मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो याद रखना इसके लिए ऑप्शन है आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर क्या है, डीएनए, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन, जो, ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या क्या है, हार्ट, लिवर, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स। ये बनते हैं बोन मैरो में, ठीक है। कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच गैस डू प्लांट्स रिलीज ड्यूरिंग द डे। डे के टाइम पे प्लांट कौन सी वाली गैस को रिलीज करते हैं। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज, ठीक है, यूवी रेडिएशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कौन सी वाली लेयर है वो, ऑप्शन आपके हैं कार्बन लेयर, ओजोन लेयर, नाइट्रोजन लेयर, ऑक्सीजन लेयर। तो राइट आंसर बनेगा बी, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेज से। व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है जून 5, अप्रैल 22, सितंबर 16, दिसंबर 1। तो राइट आंसर है इसका जून 5 को होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो कौन से वाले ईयर में लॉन्च हुआ है। ऑप्शन है 1971, 1973, 1985, 1992। तो राइट आंसर क्या है, 1973 में लॉन्च हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज, ठीक है, मतलब सबसे पास वाला, जो नियर वाला डिस्टेंस जहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल बिना किसी स्ट्रेस के, तो वो कितना एक नॉर्मल विजन होता है पास वाला। तो याद रखना वो कितना होता है। ऑप्शन है आपके उस 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, जहाँ 25 मीटर। तो याद रखना जो नियर वाला, सबसे नियर वाला डिस्टेंस होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या होता है। ऑप्शन है AG, FE, AU, GD। तो सी इसका राइट आंसर है, AU गोल्ड के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 34। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद विच मेटल टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। हम मेटल को क्या करते हैं, रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए कोटिंग करते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। अब उसमें हम किसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, विच मेटल इज यूज्ड, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन है इसके लिए कॉपर, जिंक, टिन, सिल्वर। तो राइट आंसर क्या है, जिंक का यूज़ किया जाता है, जिंक की कोटिंग की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑन अर्थ इज, ठीक है। ऑप्शन है गोल्ड, आयरन, डायमंड, प्लेटिनम, ठीक है। तो अर्थ पे सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है वो कौन सा है, ठीक है। तो ये है आपका डायमंड। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है अर्थ पे, ठीक है। अब हमारे जो साइंस वाला पार्ट था वो खत्म हो चुका है। अब चलते हैं मैथ्स वाली सेक्शन पे, ठीक है। और मैंने मैथ्स के भी आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। द एज ऑफ एक्स इज 6 टाइम दैट ऑफ वाई, ठीक है। क्या बोला कि जो एक्स है, ठीक है, एक्स की जो एज है वो क्या है, 6 टाइम वाई की एज है। मतलब जितनी वाई की एज है ना उसका 6 टाइम क्या है, एक्स की एज।
ठीक है। द एज ऑफ एक्स इज 6 टाइम द एज दैट ऑफ वाई, ठीक है। अगले आगे क्या दिया है, आफ्टर 4 ईयर, ठीक है, 4 साल के बाद एक्स इज 4 टाइम्स एल्डर देन वाई, ठीक है। 4 साल के बाद जो एक्स होगा वो वाई से कितना बड़ा होगा, 4 टाइम। तो इसने क्या बोला है कि जो द एज ऑफ एक्स इज 6 टाइम दैट ऑफ वाई, ठीक है। जो एक्स की एज है वो वाई का 6 टाइम है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, 4 साल बाद, ठीक है। 4 साल बाद क्या होगा, एक्स की एज भी 4 साल बढ़ जाएगी, ठीक है, और वाई की एज भी 4 साल बढ़ जाएगी, ठीक है। एक्स प्लस 4 वाई प्लस 4, इसने क्या बोला है, एक्स इज 4 टाइम्स एल्डर देन वाई, ठीक है। 4 साल के बाद ये क्या होगा, वाई की जितनी एज होगी उसका 4 टाइम हो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 4y प्लस कितना बनेगा, 16 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इसका यूज़ करना है, ठीक है, जो यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है। तो अगर हम यहाँ पे हमें क्या निकालना है, y की परसेंटेज निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह पे क्या करेंगे, 6y को कर सकते हैं ना, क्योंकि x इज इक्वल टू 6y। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 16, ठीक है। देखते हैं अब क्या बनेगा, इस 4 को यहाँ लेके आओ तो क्या बनेगा, 6y माइनस 4y इज इक्वल टू 16। इस 4 को यहाँ लेके आओगे तो क्या बनेगा, -4, क्या बनेगा बताओ, 6y माइनस 4y इज 2y, 2y इज इक्वल टू 16 माइनस 4 इज 12, तो y इज इक्वल टू 12/2। तो आपका कितना आएगा, 6, मतलब y की जो एज है प्रेजेंट में वो कितनी है, 6 ईयर है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, बी बन जाएगा इसका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज दिस, इफ 1 नंबर इज दिस देन अदर नंबर इज। तो यहाँ पे लगता है कौन सा वाला फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, LCM इंटू HCF। ये LCM और HCF इन्हीं 2 नंबर का होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 1 नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM, ठीक है, इंटू HCF, ठीक है। ये आपका एक HCF दिया हुआ और एक LCM दिया हुआ, ठीक है, और एक नंबर भी दिया है। तो एक नंबर जो दिया है उसको लिख दो यहाँ पे 288 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM HCF को मल्टीप्लाई में लिख दो 144 इन 114 है, सॉरी क्या है, 114 इंटू 864, ठीक है। ये लिख दिया मैंने LCM इंटू HCF, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे हम, अब हमें इसको इसके नीचे लेके जाना है, ठीक है। देखते हैं क्या बनेगा। तो आपका जो सेकंड नंबर है जो आपको फाइंड करना है वो क्या बनेगा, 114 मल्टीप्लाई बाय 864 अपॉन में 288, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे सबसे पहले 2 से, तो कितना आएगा 144, इसका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 7 57 आ गया, ठीक है। अब ये वाला तो 2 से नहीं कटेगा बट इसको हम काट सकते हैं, अगेन इसका आएगा 72 और इसका कितना आएगा 432, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं कितना आया अभी तक, 57 इंटू 432 अपॉन में कितना है 72 है, ठीक है। अभी मैं 2 से काट सकता हूँ इसको तो क्या आएगा बताओ, इधर 36 आएगा, इधर कितना आएगा 4 का आ जाएगा 2 और इसका जाएगा कितना 16। अभी भी हम 2 से काट सकते हैं, इसका 18 आ जाएगा और इसका कितना आएगा 2 का 1 एंड इसका जाएगा 08, ठीक है। अभी भी ये 2 से कटेगा, इधर 9 आ जाएगा और इधर कितना आएगा बताओ 5 2 5 और 54, ठीक है, 54 आ जाएगा। अब देखो ये 9 के टेबल में आता है 54, अब काट दो इसको, 9 कितने जा 9 6 जा, ठीक है, 9 6 जा होता है 54। तो आपके पास क्या बचा बताओ 57 इंटू 6 करो ज़रा कितना आता है, 6 7 जा 42 का 2 आएगा, 6 5 जा 30 एंड 4 34 342, ठीक है। आपका नंबर क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या आता है 342 आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ये वाला 432 लिख दिया है मैंने, ये इसकी जगह पे क्या आएगा 342 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 342 आएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या बनता है 342, ठीक है। तो
अब यहाँ पे मैं जहाँ तो अलग से ऑप्शन बना लेता हूँ, जहाँ फिर ये वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? आंसर क्या बनेगा? 342। आप सब लोग भी कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताना इसका, क्या यही आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 7 and 14 डेज, ठीक। ए उसको 7 डेज में करता है, बी 14 डेज में करता है। उन दोनों ने एक साथ काम किया 4 दिन, और फिर बी छोड़ के चला जाता है। बताओ टोटल कितने दिन लगे उस काम को ख़त्म करने में, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए हमें पता है 7 दिन में उस काम को करता है, और बी कितने दिन में करता है? 14 डेज में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 14 आएगा, है ना। अब मैं अगर ए की एफिशिएंसी निकालूंगा, 14 डिवाइड बाई 7 इज़ 2 आ जाएगी, और 14 डिवाइड बाई 14 इज़ 1 आ जाएगी। मतलब अब टोटल काम कितना है? 14 यूनिट है। टोटल काम कितना है? 14 यूनिट है, ठीक है, यूनिट्स है। अब ए कितना काम करता है एक दिन में? 2 यूनिट। और बी एक दिन में कितना करता है? 1 यूनिट। अब अगर ये दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है, ए और बी अगर दोनों एक साथ काम करेंगे, तो बताओ, और बी छोड़ के चला जाता है 4 दिन के बाद, ठीक है। अब अगर ये दोनों करेंगे, मतलब ए प्लस बी, इन दोनों की जो एफिशिएंसी वो ऐड हो जाएगी। 2 + 1 = 3 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, और अगर ये साथ में काम करेंगे 4 दिन, तो क्या करना है? 3 × 4 कितना आएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने चार दिनों में ए और बी ने मिलकर कितना काम किया? 12 यूनिट्स कर दिया, ठीक है। अब बचा काम कितना है, ठीक है। अब काम कितना बच गया है? ठीक है, वो देखते हैं। अब काम बचा है आपका 14 - 12 कर दो तो बचेगा 2 यूनिट। 2 यूनिट काम करा ना। अब बचा कौन है आपके पास? बी तो चला गया, और ए की एफिशिएंसी कितनी? एक दिन में 2 की है, तो उसको कितने दिन लगेंगे? 4 दिन तो उन्होंने साथ में काम किया। तो ए एक दिन में 2 यूनिट करता है, अगर 2 यूनिट काम करेगा तो 14 पूरा हो जाएगा, तो एक दिन और लग जाएगा। मतलब टोटल इनको 5 दिन लगेंगे। कितने? 5 डेज, ठीक है। 4 दिन अगर ए और बी करते हैं, और एक दिन अगर ए करेगा, तो आपका टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो राइट आंसर बनेगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंजिकेटिव डिस्काउंट 10% एंड 20%। तो बताओ टोटल डिस्काउंट कितने परसेंट हुआ? कभी भी कंजिकेटिव डिस्काउंट आपको पूछा जाए, कंजिकेटिव डिस्काउंट क्या होता है कि पहले एक डिस्काउंट दिया, फिर उसने दूसरा एक और डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब जो कंजिकेटिव डिस्काउंट होता है, उसमें टोटल डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ये आप कैसे करते हो, याद रखना। मान लो आपके पास एक डिस्काउंट जो दिया वो X% है, दूसरा डिस्काउंट दिया उसने जो वो Y% है, ठीक है। तो आपका टोटल डिस्काउंट किसके बराबर आता है, ठीक है। याद रखना ये होता है आपका X + Y, माइनस कर देना इससे, इसमें से माइनस क्या करना है? XY/100, ठीक है। XY मतलब X और Y को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 100 कर दो, उसको X + Y में से माइनस कर दो। तो ये हम निकालेंगे कैसे? यहाँ पे आपका X है 10, Y है आपका 20, तो मैं लिखूँगा 10 + 20 माइनस 10 × 20 डिवाइड बाई 100, ठीक है। एक ज़ीरो यहाँ से कटा, एक यहाँ से कटा, तो ये दोनों ज़ीरो कट के ऊपर नीचे, तो बचा क्या आपका? ये बनेगा 10 + 20 = 30, 30 माइनस यहाँ बचेगा ओनली 2 × 1 = 2, 2। तो आपके पास टोटल डिस्काउंट कितना बनेगा? 28%। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए इसका, ठीक है। ये कंजिकेटिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। कंजिकेटिव डिस्काउंट किसके बराबर होता है? X + Y माइनस XY/100। तो ये लगाओगे तो आपका कंजिकेटिव डिस्काउंट निकल जाएगा, मतलब 2 कंजिकेटिव डिस्काउंट के बाद टोटल डिस्काउंट आपका निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पीड है आपके पास 60 km/h। बताओ कितना टाइम लगेगा 390 किलोमीटर कवर करने? इस स्पीड से अगर 390 किलोमीटर कवर करना होगा, बताओ कितने आवर लगेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा। जब भी आप यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो डिस्टेंस का यूज़ होता है। डिस्टेंस कैसे निकलता है? स्पीड इनटू टाइम से, ठीक है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बट आपको निकालना है कि आपको स्पीड दी हुई है और आपको दिया है डिस्टेंस दिया है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। कैसे? टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। जितना डिस्टेंस है उसको स्पीड से डिवाइड कर दो। तो चेक करते हैं ज़रा, आपके पास टाइम यहाँ कितना निकलेगा? डिस्टेंस है 390 अपॉन में स्पीड कितनी है? 60, ठीक है। 60 किलोमीटर है ना। 0 से 0 काट दो, 39 को 6 से डिवाइड करना है,
बताओ 6 जा 36, बचेगा 3, इधर लगेगा पॉइंट, यहाँ लगा दो 0, तो 6 5 जा 30 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है? 6.5 आवर्स लगेंगे, ठीक है, 390 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में, अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मतलब कवर करना होगा तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, उसका डायमेंशन ये दिया। आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे डायमेंशन दिए हैं 2 इंटू 10 + 6 कितना आएगा बताओ? 2 इंटू 16 इजकल टू 32 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर बन जाएगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और यहाँ पे लगेगा बॉड मास का रूल, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, फिर ठीक है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। 28 डिवाइडेड बाय 11 - 4 गया तो 7 आएगा, प्लस 384 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 4 कितना बनता है चेक करते हैं। 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, प्लस 384 डिवाइड पहले होगा तो ये कितना बनेगा? 16 और 4 20, 20 और 4 24। अब अगर मैं 384 को 24 से डिवाइड करता हूँ तो आपका आंसर आता है 16। 16 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा? 20। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, मतलब नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होता है ना, कौन कौन सा? एक 1 और एक वो नंबर खुद, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर आएंगे, वो आपके कौन से नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर। तो इनमें से कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर है? आपको पता है 7 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 7। 11 का भी 1 और 11, 13 का भी 1 और 13 होगा, क्योंकि ये 7, 11 और 13 क्या है? ये तीनों क्या है? प्राइम नंबर है। बट इनमें सिर्फ 15 ऐसा है जिसके क्या है? 2 से ज़्यादा फैक्टर आएंगे। बताओ 15 के क्या क्या फैक्टर बनेंगे? एक तो 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, और 15, ठीक है। तो इसकी ये 4 फैक्टर बनते हैं, इसलिए 15 आपका क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर की एग्जांपल क्या आ गई? 15। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज ऑफ 12 इवन नंबर इज 44, ठीक है। 12 इवन नंबर है, उनकी एवरेज कितनी है? 44 है। आपको टोटल सम निकालना है। अब नंबर कितने हैं? 12 हैं, और एवरेज दी है 44। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम डिवाइड बाय नंबर, ठीक है, जो जो दिया है उसको लिखो। एवरेज है 44 इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर सम ऑफ नंबर कितने हैं? 12 है, ठीक है। तो मुझे सम निकालना है, टोटल सम। तो मैं क्या करूँगा? इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आएगा बताओ? सम इज इक्वल टू 44 इंटू 12 कितना आएगा? ये 44 इंटू 12 बताओ। तो ये बनता है कितना आपका टोटल? 528, ठीक है, 528। तो आपका सम कितना आएगा? 528, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज कितनी है? द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 56, ठीक है। 8 नंबर की एवरेज दी है 56, 8 नंबर की एवरेज 56 दी हुई है, उनमें से एक है 64। बताओ जो रिमेनिंग 7 नंबर है उनका सम कितना बनेगा, ठीक है। अब आपको पता है सेम वही फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, ठीक है। तो एवरेज कितनी है? 56 है, इज इक्वल टू सम अपॉन में नंबर कितने हैं? 8 है। तो सम कितना आएगा बताओ? टोटल 8 नंबर का सम कितना आएगा? तो ये आएगा 8 इंटू 56 कितना आता है बताओ? 48 का 8 आएगा, कैरी 4, 8 5 जो 40, 40 और 4 कितना आएगा? 44 आएगा, ठीक है। अब सम कितना बन रहा है? 8 नंबर का जो सम बन रहा है वो कितना आएगा बताओ? 8 नंबर का सम कितना आएगा? 448, ठीक है। अब उसने बोला है उनमें से एक नंबर है 64, जो ये एक नंबर है ना उसको माइनस कर दो, इसमें से 64 को माइनस कर दो, तो कितना आएगा? 8 में से 4 गया 4, एंड 14 में से
14 में से 6 गया 8 आएगा और यहाँ आएगा 384, ठीक है। तो ये जो बच गया ना ये वाला 384 होगा उन रिमेनिंग 7 नंबर का सम, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, 2 नंबर आर इन द रेशो, 2 नंबर की रेशो दी हुई है 3:5, सम है 80, लार्जर नंबर इज, आपको लार्जर नंबर फाइंड करना है। मान लो स्मॉलेस्ट नंबर जो है, स्मॉलर नंबर आप ले लो। अब रेशो दी है तो आप 3x ले लो और लार्जर वाले को ले लो क्या 5x। इन दोनों का सम कितना दिया है बताओ, 3x प्लस 5x इजिकल टू 80 दिया है, तो 8x इजिकल टू 80 दिया है, ठीक है। तो 8 से इसको काटोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 10 आ गई, मतलब आपका जो नंबर होगा x की वैल्यू निकल गई, तो 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 10 इजिकल टू 30 आएगा, 5 इंटू 10 इजिकल टू 50 आएगा। तो लार्जर वाला नंबर क्या बनेगा आपका 50, आंसर सी आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशो, 2 नंबर की रेशो दी है, क्या रेशो है 3:4, ऐड 5 ईच, ठीक है। दोनों में 5 को ऐड कर दो। जब भी मैंने बोला रेशो दी हो ना तो उसको क्या करना है आपने x ले लेना है। मैंने मान लिया 3x और क्या है 4x रेशो है, इसने बोला दोनों में ऐड करो 5, ऊपर भी 5 ऐड कर दिया नीचे भी 5 ऐड कर दिया, तो रेशो बन गई क्या 4/5, 4:5 है ना, तो मतलब 4/5। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर कर दो मतलब पूरे को, तो कितना आएगा 3x प्लस 5 इंटू में 5 लिखो इजिकल टू 4 इंटू 4x प्लस 5। हमें नंबर्स को फाइंड करना है, ठीक है। जो जो बनेंगे आपका स्टार्टिंग वाले 3x और 4x की रेशो में जो नंबर थे 3 और 4 की रेशो में, हमें वो फाइंड करने हैं, ठीक है। मैंने मान लिया ये एक नंबर क्या था 3x और 4x था, मुझे ये नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। चेक करते हैं कितना बनेगा 15x प्लस 25 इजिकल टू 16x प्लस 20। जो x वाली हैं उनको एक साथ कर लो, जो कांस्टेंट है उनको एक साथ कर लो, तो ये कितना आएगा 25 माइनस 20 इजिकल टू 16x माइनस 15x। तो आपका x इधर बचेगा, इधर बचेगा 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ से मैं दोनों नंबर निकाल सकता हूँ, 3x मतलब 3 इंटू 5 इजिकल टू 15, एक नंबर आ गया। दूसरा क्या नंबर बनेगा 4x है, तो बताओ 4 इंटू 5 कितना आएगा 20 बनेगा। तो दोनों नंबर क्या बनेगा 15 और 20, तो राइट आंसर ए बन जाएगा इसका, ठीक है। ए इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉफिट परसेंट है 20, प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है 20%, एसपी दिया है 960, आपको सीपी निकालना है, ठीक है। सीपी निकालना है आपको, ठीक है। अब मतलब सेलिंग प्राइस दिया है कितना 960, जो 960 है ना ये इसमें 20% का प्रॉफिट भी है। इट मीन्स उसने मतलब जितने का सीपी था ना, सीपी से कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब कितना ज़्यादा कमाया उस पर 20%, तो इसका मतलब 120% इजिकल टू 960 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी बताओ 960/120, 0 से 0 कितना आएगा बताओ 8, ठीक है। तो आपका 1% आ गया कितना 8 है ना। बताओ 100% कितना आएगा, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करता तो आएगा 800। तो आपका जो सीपी था ना वो 100% होगा और 20% एक्स्ट्रा कमाया, तो इसलिए मैंने 120 को 960 के बराबर ले लिया। तो आपका सीपी आया कितना 800 के बराबर, ठीक है। ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, आप अपने वे से कर सकते हो फॉर्मूला लगा के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और टाइम दिया हुआ है। तो आपको पता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है आपका SI, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो बताओ यहाँ पे कितना है 18440 मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू 4 अपॉन में आएगा 100, 1 0 कट जाएगा यहाँ से। अब हम 5 से काट सकते हैं, इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। मैं 2 से इसको काट लूँगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचा 1844 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना बनेगा ये 1844 इंटू 6, चेक करते हैं 6 4 जा 24 का 4 आएगा, 6 4 जा 24 एंड 2 6 आ जाएगा, फिर 6 8 जा 40 एंड 2
48 टू 50 का 0 आ जाएगा, 6 1 6 एंड 1 6 1 6 एंड 5 इज़ 11, कितना आएगा 11,064। ये बनेगा आपका क्या, सिंपल इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल पे, ठीक है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आपका 15% और 4 साल में, इतना आपको क्या देना पड़ेगा, क्या, सिंपल इंटरेस्ट कितना, 11,6400 रुपीज़, 64 रुपीज़, ठीक है, 11,064 रुपीज़। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी बॉड मास का रूल यूज होता है, बॉड मास, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व करते हैं हम। क्या बनेगा, 2 + 3 5 बन जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 - 1 3 का स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, है ना। देखते हैं क्या आएगा आपके पास, 5 × 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 3, है ना, कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, 5 × 3 = 15। तो राइट आंसर बनेगा ए। इसके साथ आज का मॉक टेस्ट भी हमने कंप्लीट कर दिया, आज का मॉक टेस्ट, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी, ठीक है, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। और मैं जल्दी ही आपके लिए और इम्पॉर्टेंट MCQs की वीडियोस लाऊंगा, करंट अफेयर की वीडियोस, एंड जो भी बचे हुए हमारे टॉपिक्स है, और मॉक टेस्ट भी और लेके आऊँगा जल्दी जल्दी, ठीक है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपकी रिवीजन हो जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।